जरा सोचिए, आपके पास 1000 फीट लंबे दानव को काबू करने की ताकत हो और आपको इसका जरा भी अंदाजा ना हो तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के सोल शहर में, जहां एक काली रात में एक पार्क में एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी। अचानक उसे एक बड़ा सा राक्षस दिखाई देता है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा रहा होता है, जिसे देख बच्ची डर के मारे चीख पड़ती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। इस घटना के 25 साल बाद हम न्यूयॉर्क में ग्लोरिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात भर की पार्टी के बाद लड़खड़ाती हुई घर लौट रही है। उसका बॉयफ्रेंड टिम उसकी बेपरवाह जिंदगी से तंग आ चुका है। ग्लोरिया के नौकरी खोने के बाद से वह हर रात पार्टी करती और दिन में सोफे पर पड़ी रहती थी। आखिरकार टिम उसे अल्टीमेटम दे देता है कि जब तक वह घर लौटे ग्लोरिया घर छोड़ चुकी हो तो ही बेहतर होगा। अब बिना नौकरी, बिना घर और बिना बॉयफ्रेंड के ग्लोरिया मजबूरन अपने पुराने शहर और खाली पड़े घर में लौट आती है जहां उसका बचपन बीता था। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त ऑस्कर से होती है जो उसे अपने बार में नौकरी का ऑफर देता है। लेकिन तभी ग्लोरिया की जिंदगी एक अजीब मोड़ ले लेती है जब एक रात वह टीवी पर देखती है कि सोल शहर पर एक राक्षस ने हमला किया है। और सबसे अजीब बात, वह राक्षस उसके हर हाव भाव की नकल करता नजर आता है। क्यूरियोसिटी और हैरानी से भरी ग्लोरिया धीरे धीरे ये समझने लगती है कि शायद उसका इस बड़े से राक्षस से कोई गहरा कनेक्शन है जो हर रात ठीक एक ही समय पर आता है। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है और वह इस ताकतवर दानव को कैसे कंट्रोल कर सकती है जबकि उसे खुद इसका पता नहीं। कहानी में आगे बढ़ते हुए कई हफ्तों से राक्षस के हमले की कोई खबर सामने नहीं आई थी और लोग सोच में पड़े थे कि आखिर ये राक्षस आया कहां से है। लेकिन ग्लोरिया इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेती है। वह रात के ठीक 8 बजे 5 मिनट पर अपने पुराने स्कूल के प्लेग्राउंड में जाती है और बस वहीं खड़ी रहती है, हाथ ऊपर उठाए। बाद में जब वह टीवी पर खबर देखती है तो दंग रह जाती है। राक्षस उसके जैसी ही कंडीशन में खड़ा होता है। यहीं से ग्लोरिया को एक अजीब सच का एहसास होता है कि किसी तरह वह खुद एक बड़े से राक्षस में बदल रही है। हिल गई सच से वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड टिम को यह खबर बताने के लिए फोन करती है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उसके दोस्त ऑस्कर और गैरेथ एक सोफा लेकर आते हैं। इसी दौरान ऑस्कर एक चौंकाने वाली बात बताता है कि हर बार जब ग्लोरिया कुछ करती है तो सोल में मौजूद राक्षस उसके कदमों की नकल करता है। चौंक और डरी हुई ग्लोरिया ऑस्कर के साथ प्लेग्राउंड लौटती है। ऑस्कर अपने फोन पर सोल का लाइव फीड खोलता है। जैसे ही ग्लोरिया ग्राउंड में नाचना शुरू करती है, सोल में राक्षस भी नाचता है। कोरियन सरकार राक्षस की हरकतों से परेशान होकर उस पर मिसाइलें दागती है, जिससे ग्लोरिया भी घायल हो जाती है। गुस्से और नशे में धुत ग्लोरिया हवा में एक मुक्का मारती है, जिससे सोल में एक हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस हंगामे के बाद ग्लोरिया खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले उसे एक कड़ी जुड़ती दिखती है। 25 साल पहले जब पहली बार राक्षस देखा गया था, वह अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ सोल की तस्वीरें ले जा रही थी। अब जो भी कदम वह प्लेग्राउंड में उठाती है उसका सीधा असर सोल के उस राक्षस पर पड़ता है। इस खौफनाक आतंक को खत्म करने का संकल्प लेते हुए ग्लोरिया फिर से प्लेग्राउंड में जाती है, घुटनों के बल बैठकर कोरियन में माफी मांगती है और वादा करती है कि यह राक्षस कभी लौट कर नहीं आएगा। उसकी यह माफी कोरिया के सभी चैनलों पर दिखाई जाती है और वहां के लोग उस राक्षस की शांति का वादा पढ़ते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे ही वह सुनती है कि सोल में एक विशाल रोबोट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, ग्लोरिया और जोएल प्लेग्राउंड की ओर दौड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑस्कर नशे में धुत होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और उसका हर कदम सोल में उस रोबोट की हरकतों में बदल रहा है। गुस्से में ग्लोरिया उसे एक थप्पड़ मारती है और सोल में मौजूद रोबोट भी वही प्रतिक्रिया देता है। आखिर में ग्लोरिया ऑस्कर का सामना करती है, उसकी बार की नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है और उस अजीब ताकत से खुद को मुक्त कर लेती है। लेकिन ऑस्कर की धमकियों से मजबूर होकर उसे काम पर लौटना पड़ता है। ऑस्कर कहता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो सियोल में उस राक्षस को छोड़कर पूरे शहर को तबाह कर देगा। थकी हारी ग्लोरिया घर पहुंचती है और आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी 25 साल पुरानी यादें उसे परेशान करने लगती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब तेज हवा में उसका प्रोजेक्ट उड़ गया था और कैसे ऑस्कर उसे झाड़ियों में खोजने के लिए दौड़ा था। यादों में खोई ग्लोरिया को अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। बाहर जोएल खड़ा है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। बिना समय गंवाए वो ऑस्कर के घर की तरफ भागती है और वहां का दृश्य उसे हैरान कर देता है। चारों ओर कचरा और बियर की बोतलें बिखरी हैं। ऑस्कर नशे में धुत पछतावे के साथ माफी मांगता है और कहता है कि वह फिर से उसका दोस्त बनना चाहता है, इसलिए वो उसे होटल में मिलने जाती है। लेकिन जल्द ही ग्लोरिया को पता चलता है कि टिम झूठ बोल रहा है। वह दरअसल गुस्से के कारण वहां आया है क्योंकि उसे ग्लोरिया का आगे बढ़ना सहन नहीं हो रहा था। उन दोनों की बातचीत धीरे धीरे एक बहस में बदल जाती है और गुस्से में टिम उसे बुरा भला बोलता है। ग्लोरिया वहां से चली जाती है और टिम उसकी गाड़ी में बैठकर उसे छोड़ने का बोलता है। रास्ते में वे फिर ऑस्कर से मिलते हैं और एक ट्विस्ट में ऑस्कर टिम को चुनौती देता है, बार में सबसे पागलपन भरी हरकत क्या हो सकती है। टिम को जवाब नहीं सूझता
और तभी ऑस्कर अचानक एक बड़ा पटाखा निकालकर बार में जला देता है, जिससे पूरा बार धुआं हो जाता है। ये देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि वो एक बुरी स्थिति में फंस चुकी है, क्योंकि अगर वो ऑस्कर की बात नहीं मानेगी तो वो सियोल को राक्षस से तबाह करवा देगा। लेकिन अगर वो रुकी रही तो उसका जीवन ऑस्कर के साथ ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। उसी समय ग्लोरिया और ऑस्कर को एहसास होता है कि 8 बजने वाला है, वो समय जब उनकी रहस्यमयी शक्तियां जागृत होती हैं। ऑस्कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में ग्लोरिया उसका रास्ता रोक लेती है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे सियोल में मॉन्स्टर जैसी 8 लड़ाई होने लगती है। ग्लोरिया आखिरी में उसे हरा देती है और सियोल के लोग खुशी में झूम उठते हैं। लोग देखते हैं कि उस राक्षस जैसे रोबोट ने आखिरकार शहर को छोड़ दिया। अब ग्लोरिया फैसला करती है कि ये सब खत्म करने का एक ही तरीका है, वो खुद सियोल जाए। जब वह सियोल के विशाल राक्षस के सामने खड़ी होती है तो राक्षस की शक्ति को चुनौती देती है और सियोल के लोग देख रहे होते हैं कि कैसे ग्लोरिया उस राक्षस को कंट्रोल कर रही है और अंत में उसे खत्म कर देती है। और आखिरकार अपने सफर का अंत करते हुए ग्लोरिया एक बार टेंडर से कहती है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बढ़िया सी कहानी है।